हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 20 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके। सबसे पहले न्यूज़ आई है काला अजहर के बारे में कि डब्ल्यूएचओ ने बताया कि इंडिया जल्द से जल्द काला अजहर के जितने भी केसेस हैं उसे एलिमिनेट कर देगी। तो हम देखेंगे काला अजहर के बारे में और डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या करके। सबसे पहले काला अजहर के बारे में देखेंगे। तो ये कैसे होती है, तो प्रोटोजोआ पैरासाइट से होती है, याद रखनी है। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस नहीं है। ये कैसे होती है, तो प्रोटोजोआ पैरासाइट से होती है। अब ये प्रोटोजोआ पैरासाइट के नाम आपको अच्छे से याद रखनी है। इसे कहा गया, इसे क्या कहा जाता है, तो लिस्मानिया डोनोवानी। कि अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगी, तीन तरीके हैं क्वेश्चन फ्रेम करने की इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे। एक तो डब्ल्यूएचओ के बारे में आपसे पूछ ले, दूसरी आपसे काला अजहर के बारे में पूछ ले, तीसरी आपसे यूपीएससी पूछती है कि रिसेंटली ये टर्म न्यूज़ में देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो अजीबोगरीब नेम वाली जो टर्म्स आपसे पूछती है यूपीएससी, तो वैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। तो लिस्मानिया डोनोवानी आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि अभी काला अजहर इंडिया में एलिमिनेट होने वाली है, इसीलिए। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, ठीक है। ये कैसे ट्रांसमिट होती है काला अजहर, तो ये फीमेल सैंड फ्लाई से की बाइट से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाती है ये प्रोटोजोआ पैरासाइट, और फिर काला अजहर डिजीज़ हो जाती है इंडिविजुअल को। सिम्टम्स क्या क्या है, तो इरेगुलर फीवर होती है, वेट लॉस होती है, इनलार्ज हो जाती है लीवर, यानी लीवर सूज जाती है या लीवर बड़ी हो जाती है, ठीक है। और 95% केसेस में काला अजहर को फैटल कंसिडर किया गया है। ये डेडलीस्ट पैरासाइट है मलेरिया के बाद इंडिया में, याद रखनी है। ट्रीटमेंट वैसे काला अजहर की अवेलेबल है, और ये एंडेमिक इंडिया में नहीं है, ये पूरी ग्लोबली ये डिजीज़ देखने को मिली है, ठीक है। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 लाई गई थी इंडिया के द्वारा, जहां बात की गई थी कि काला अजहर को एलिमिनेट किया जाएगा इंडिया से, और ईयर बाय ईयर एक्सटेंड करती गई गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है इसे एक्सटेंड किया गया, और फिर आखिरकार काला अजहर अभी ब्रिंक पे है, यानी आखिरी आखिरी स्टेज में है इंडिया में एलिमिनेट होने में। तो इम्पॉर्टेंट है काला अजहर, आपको याद रखनी होगी, क्योंकि डिजीज़ भी यूपीएससी पूछती है, हेपेटाइटिस, टीबी और डायबिटीज़। इसके बारे में तो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, या एचआईवी के बारे में भी एक बार बहुत पहले पूछा था यूपीएससी ने। तो डिजीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखेंगे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, तो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है डब्ल्यूएचओ की, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी 6 रीजनल ऑफिस जो है, 150 फील्ड ऑफिस है, और वर्ल्ड वाइड है ये फील्ड ऑफिस, ठीक है। डब्ल्यू एच ओ इस्टेब्लिश कब हुई है, तो 1948 में हुई है। डब्ल्यू एच ओ को कौन गवर्न करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है गवर्निंग बॉडी जो डब्ल्यू एच ओ को गवर्न करती है, जिसमें 194 मेंबर स्टेट है। इंडिया मेंबर है डब्ल्यू एच ओ की, आपको पता होगा, राइट। तो याद रखने की इंडिया मेंबर है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट यूपी से पूछती है कि इंडिया मेंबर नहीं है डब्ल्यू एच ओ की, तो आपको ध्यान देना होगा। अब कब ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो जब लीग ऑफ नेशन 1920 में बनी थी, तो उसके बाद ही डब्ल्यूएचओ को इस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या इंफॉर्मेशन हैं जो हमें याद रखनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये एक न्यूज़ आई जहां विजया किशोर मैम को सेलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस के लिए। तो एनसीडब्ल्यू के बारे में हम देखेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपको याद रखनी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कंसर्न किस चीज़ से है, तो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जितनी भी पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई हैं, जो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है वुमेंस को, उस चीज़ों पे ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 1992 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। कैसे, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट लाई गई थी 1919 में, उसके तहत। अब इस कमीशन की पहली चेयरमैन कौन थी, ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं पूछती है यूपीएससी, पर यूपीएससी का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी पूछ सकती है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स बहुत बड़ी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि जयंती पटनायक मैम थी, वो सेलेक्ट की गई थी एज अ चेयरपर्सन, ठीक है। वैसा नहीं आएगी, पर इन जनरल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं, और एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। और ये जितने भी हैं, यानी चेयरपर्सन, मेंबर और मेंबर सेक्रेटरी, ये नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्हें अपॉइंट करती है और रिमूव भी करती है। अब चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं वो 3 इयर्स के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही
अपॉइंट भी करते हैं चेयरपर्सन और मेंबर को, और रिमूव भी यही कर सकते हैं चेयरपर्सन और मेंबर को। याद रखनी है, यहाँ पे प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी चेंज करके पूछ सकती है आपसे। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। और स्टेट की भी स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में भी है ये, सिर्फ सेंट्रल लेवल पे नहीं है। तो कमीशन वगैरह यूपीएससी पूछती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगी? या तो लिस्ट दे दे चार ऐसे कमीशंस को मेंशन करके, और आपसे पूछ ले कि कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स के बारे में आपसे ये जो स्टेटमेंट है इस पे क्वेश्चन पूछ ले। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई थी कि कैसे क्लासिकल स्टेटस हेल्प करती है कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज को। अब इतनी डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो क्लासिकल लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स आर्ट एंड कल्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इंडिया में 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, आपको याद रखनी है, 11 है। तमिल सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर की गई थी 2004 में, फिर संस्कृत को कंसिडर किया गया था 2005 में, फिर तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। ठीक है, और अभी रिसेंटली इसी ईयर यानी 2024 में मराठी, बंगाली, असमी, पाली, प्राकृत, इन इस 5 लैंग्वेज को कंसिडर किया गया है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो टोटल अब 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई। यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी? आप तो आपसे पूछ ले कि कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया में। ठीक है, पहले किसे कंसिडर किया गया था, और अभी रिसेंटली किससे क्लासिकल स्टेटस मिली है, कौन सी लैंग्वेज को। तो ऐसे या तो स्टेटमेंट में पूछ ले, या यूपीएससी डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि नीचे दी गई कौन कौन सी लैंग्वेज को कंसिडर किया गया है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, या एक तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे यूपीएससी कि रिसेंटली कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दी गई है। ठीक है, तो मराठी, बंगाली, बंगाली, असामी, पाली, प्राकृत आ सकती है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको कि ये जितने भी लैंग्वेज हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, बंगाली, असमी, ठीक है, ये जो लैंग्वेज है ये 8 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। पर आपको याद रखना है, पाली, प्राकृत, ये दो लैंग्वेज 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड नहीं है, याद रखनी है। स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो बताया आपको। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे बात की गई है कि यहाँ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट कंक्लूड किया है 3 अफ्रीकन कंट्रीज़ में। वैसे प्रेसिडेंट बहुत कम ही इंटरनेशनल टूर पे विजिट करते हैं, राइट। मोस्टली कौन करते हैं? तो आपको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो अब प्रेसिडेंट ने किया है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और स्टैटिक पार्ट में भी है कुछ कुछ कंट्रीज़, तो उसे देखेंगे हम। तो 3 कंट्रीज़ की बात की गई है यहाँ, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया और मालावी। तो सबसे पहले हम अल्जीरिया और मॉरिटेनिया को देखेंगे। अभी जहाँ मेरी कर्सर है ये है अल्जीरिया, उसके नीचे अभी जहाँ मेरी कर्सर है ये है मॉरिटेनिया। आपको पता होना चाहिए कि यह कहाँ पे है। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज़ है, मेडिटेरियन सी से अल्जीरिया की वैसे बाउंड्री शेयर होती है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ है? तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, इसराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ग्रीस, रोम, कोर्टिका और फ्रांस, स्पेन, राइट। ये सारी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे साइप्रस कंट्री है जहाँ ये अभी मेरी कर्सर है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि आखिर कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में ये कंट्री। अब हम बढ़ेंगे आगे। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, कि हमें पता होना चाहिए कि सहारा डेजर्ट कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्प्रेडेड है, और सहेल रीजन कौन कौन सी पर्टिकुलर कंट्री में स्प्रेडेड है। ठीक है, क्योंकि सहेल रीजन पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, और अभी ये मॉरिटेनिया और अल्जीरिया न्यूज़ में है, तो चांसेस है दोबारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है। तो सहारा डेजर्ट आप देख 11 कंट्रीज़ में स्प्रेडेड है, आपको पता होना चाहिए। मॉरिटेनिया है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, माली, नाइजर और लीबिया, टूनेशिया, चैड, सूडान और इजिप्ट। ठीक है, आपको याद रखनी है ये कंट्रीज़ हैं सहारा डेजर्ट के अंदर आती हैं। याद रखनी है इटेरिया नहीं है। ठीक है, अब साहिल रीजन भी 11 कंट्रीज़ में स्प्रेडेड है। ठीक है, आपको याद रखनी है गाम्बिया, सेनेगल, ठीक है, और मॉरिटेनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड, सूडान और इरिट्रेरा। अब सूडानियन सवाना तो आपसे नहीं पूछेगी यूपीएससी, यही सहारा डेजर्ट और साहिल डेजर्ट ही इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बार लिखित तौर पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सहारा डेजर्ट 11 कंट्री में स्प्रेडेड है, अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट,
लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनेशिया और वेस्टर्न सहारा। आप इसे नोट डाउन करके रखें, और क्योंकि जियोग्राफी की पार्ट है और प्रेसिडेंट वैसे विजिट नहीं करती हैं जल्दी, पर करा है इस बार, करने वाली हैं, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब साहिल रीजन में, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, आप ह्यूमन एरर है, इसे इग्नोर कर सकते हैं। ये भी 11 कंट्रीज में साहिल रीजन भी स्प्रेडेड है, ठीक है। तो सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, इरिट्रिया और अल्जीरिया, ठीक है। आप इसे दोनों को याद रखें, ये ज्योग्राफी के पार्ट है, स्टैटिक तो पूछ सकती है। अब हम मलावी के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि मलावी है कहाँ। तो ये देख सकते हैं मलावी मोजाम्बिक के ऊपर है, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो जाम्बिया से होती है, तंजानिया से होती है और मोजाम्बिक से होती है। और आपको याद रखनी है, क्योंकि मोजाम्बिक के बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, ठीक है। हम मलावी के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल देखेंगे। तो लेक, इसी में मलावी कंट्री की है एक लेक मलावी, जो दो कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, आपको याद रखनी है, तंजानिया मलब और मोजाम्बिक। पूछ सकती है यूपीएससी की लेक मलावी कौन कौन सी अफ्रीकन कंट्री से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, क्योंकि लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया के बारे में तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, राइट। अब मलावी इंपॉर्टेंट है तो याद रखनी है कि तंजानिया, मलावी कंट्री खुद और मोजाम्बिक, ये तीन कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है। और भी कुछ कुछ है इसमें डिटेल्स, वो हम देख लेंगे। लेक बुआ याद रख, सॉरी रिवर बुआ याद रखनी है, ठीक है। लेक मलावी, लेक मोलोम्बी, लेक चिल्वा, ठीक है, और शिरीन रिवर। और उसी, ये देखिए इनडायरेक्टली आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है कि आप रिवर को आप मैच करें कंट्री से, तो वैसे क्वेश्चन भी फ्रेम होती है यूपीएससी में। आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप याद कर पाए तो अच्छी बात है, ठीक है। पर ये तो बुआ रिवर जैसे यूनिक नेम है, राइट, तो आप याद रख पाएंगे। और लेक चिल्का इंडिया में है, तो लेक चिल्वा ये मालावी में है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। श्री रिवर याद रखते हैं, श्री रिवर कहाँ है, तो मलावी में है, ठीक है। और लेक मलावी, तो तीन कंट्री से स्प्रेडेड है, अभी जस्ट आपको मैंने बताया, राइट। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो टोटल इतनी ही न्यूज़ हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में आज की डेट पे कवर, और इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करूंगा कि कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। वीडियो